जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म से सामान्य हिंदी और निबंध की जो अगली कक्षाएं हैं उनकी उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां पर गद्यांश के संक्षेपण को किस तरह से सुसंगठित ढंग से करने की कोशिश की जाती है, इस कला को सीख रहे हैं। इसके पहले की जो क्लासेस हैं उनमें हमने आपको बताया कि संक्षेपण कैसे कट किया जाता है और कैसे हम उसे ओवरऑल 1/3 शब्दों में संगठित लेकिन सरल और सहज प्रवाहमयी शैली में लिखते हैं। तो उसी क्रम में आपको हम आज एक और पैराग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग अपना जो होमवर्क है, यानी जब हम आपको एक चीज़ करके बताते हैं एक पैराग्राफ और साथ में एक दूसरा पैरा देते हैं कि आप इसको तैयार करके और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको आप प्रैक्टिस करके हमें भेजिए, ताकि हम जैसे ऑफलाइन के बच्चों को करेक्ट करवाते हैं वैसे आप लोगों को भी हम इसका जो करेक्शन है वो दें, ताकि आपकी धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस तरह की चीज़ें अभी आप बहुत उत्साहित ढंग से नहीं कर रहे हैं। उसका एक कारण ये हो सकता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगता हो कि इस काम को हम बड़े आराम से बाद में कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है ना। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के अंदर आ जाएगा और उसके बाद फिर आपकी जो समस्या होगी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 300 नंबर का ना, उसकी तरफ भी आपका जो खिंचाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक चीज़ बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। और उस टाइम जो हिंदी है या निबंध का जो लेखन है वो थोड़ा आपका कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो हिंदी है, इसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हमेशा कश्ती वहीं डूबती है जहाँ पर पानी कम दिखाई देता है या लगता है कि पानी कम है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदी को हम इतना ज़्यादा सहजता से ले लेते हैं, है ना, मातृभाषा होने के कारण, व्यवहारिक भाषा होने के कारण, कि उससे संबंधित जो तकनीकी चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको ये बोलने में बहुत बार ऐसा होता है जिसमें कि वाक्य की अशुद्धियाँ होती हैं, वर्तनी के या प्रोनाउंसिएशन की अशुद्धियाँ होती हैं, तमाम प्रकार की जो लिंग लकार कारक चिन्ह हैं इनकी अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है, इसीलिए ये बहुत संक्षिप्त पेपर ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ही ये मूल्यवान है ना। और ये हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि खास तौर से जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनका वैकल्पिक विषय साइंस से जुड़ा हुआ है ना, फिजिक्स है, बायो है, तो वो लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका चूँकि मीडियम सामान्यतः अंग्रेज़ी होता है, तो उनके साथ ये हिंदी को लेकर के वो यूज टू भी नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि वो लोग अभी से ध्यान देना शुरू करें। अगर एक सेकंड के लिए हम मान लें कि बड़े किसी विपरीत परिस्थितियों में दुर्भाग्य से ये जीआईसी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर आप कहीं प्रिलिमिनरी के अपनी इस प्राथमिक परीक्षा में कहीं गलती से विफल भी अगर हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ ये आखिरी एग्ज़ाम आपका नहीं है, और दूसरी परीक्षाएं हैं जिसमें कि आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना इसकी प्रैक्टिस हो जाए, जितना इसकी जो तकनीकी बातें हैं वो आप समझ लें, उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो होमवर्क है या किसी तरह का जो आपका आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न या जिज्ञासाएँ हैं, उनको कृपया आप इस नंबर पर भेजें, है ना। 92 649 15 953, है ना। नंबर को एक बार फिर से ध्यान से आप कहीं नोट कर लीजिए, 92 649 15 953, 92649 15953, ठीक है। और ये आपको चाहे मेल करके या इंस्टाग्राम में जा करके आपको यहाँ पर नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, कुछ आपको इस तरह के पैराग्राफ भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके आधार पर आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए।
अगर आप ऑफलाइन उपलब्ध हैं प्रयागराज में तो हमारा जो टाइम है वो 9 से लगा करके, और इंस्टीट्यूट में मतलब चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में 9 बजे से लगा करके और लगभग 11 बजे तक रहता है। तो इस दौरान आप कभी भी आकर के पर्सनली भी मिल सकते हैं, है ना। हमें खुशी होगी कि आपके हम किसी तरह का मार्गदर्शन कर सकें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ़ोन पर भी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो भी इस नंबर से आप इस दौरान अगर बात करेंगे तो मेरे समझ से 5 मिनट के अंदर आपसे बात हो जाएगी और आपकी जो जिज्ञासा है वो, क्योंकि जो हमारा ये ऑनलाइन का टाइम रहेगा वो तो 9 से 10 के बीच का रहता है, लेकिन उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस होते हैं और यहाँ पर कुछ समय हम बच्चों के लिए अलग से देते हैं ताकि वो जो मेंटरशिप है उनको वो मिल सके। और क्योंकि देखिए ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी वो उतना आपको पढ़ने या समझने का विषय नहीं है जितना कि अभ्यास का विषय है। इसमें पूरी तरह से समझ के चलिए कि जो रोल है, वो भूमिका है, वो पूरी तरह से आपकी है ना। हम आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे, लेकिन चल के आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना नंबर आपको इसमें मिलेगा। अब जैसे आप जानते हैं कि जो पहला सवाल आता है वो चाहे पीसीएस में हो, आरओ में हो, तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं और होती हैं, ये आपका लखनऊ का जो कमीशन है ना, SSC है, या फिर जो दूसरे और प्रदेशों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनसे संबंधित तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो एक परीक्षा को लेकर के बैठ जाए। वो एक किसी परीक्षा में या किसी भी नौकरी को लेकर के फोकस कर सकता है, लेकिन वो दूसरी जो और परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें ट्राई करता रहता है। ठीक है, इन सभी जो हमने परीक्षाएं बताई, इन सब जगह कहीं ना कहीं हिंदी का व्याकरण आता है, कहीं कंप्रेंशन क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर निबंध आता है, कहीं ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपके जीआईसी मुख्य परीक्षा में ये सारी बातें रहेंगी, संक्षेपण भी रहेगा, व्याकरण भी रहेगा और निबंध भी रहेगा। ठीक है ना। आरओ की परीक्षा में भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो कहने का हमारा सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप इस प्रकार की प्रैक्टिस में इधर टाइम दे देंगे ना, खासतौर से रिजल्ट से पहले, तो स्वाभाविक है कि आपको रिजल्ट के बाद बहुत आसान होगा, क्योंकि उसके बाद आप अपना पूरा फोकस अपने ऑप्शनल पर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है उसमें से 300 नंबर का आपका ऑप्शनल है और 100 नंबर की हिंदी है। लेकिन हिंदी वाले में आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें आप सामान्यतः 100 में 40-50 नंबर भी पा सकते हैं और इसी में आप पा सकते हैं 70-80 नंबर भी पा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बिल्कुल आप 100% अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और जिसका फायदा ओवरऑल आपको कम से कम 3 से 5% का फायदा आपको हो सकता है आपके ओवरऑल मेरिट में। और 4 से 5% बहुत ज़्यादा होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए हमने आपको ये बात बताई और बार बार हम लगातार आपसे कोशिश कर रहे हैं कि न केवल आप हिंदी समझिए, क्योंकि आपको लगता है विलोम में क्या है, विलोम तो हम कर लेंगे, हमको मुहावरे में क्या है, लेकिन जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस वक्त वो सब चीज़ें याद नहीं आती हैं, और याद आती हैं तो किसी दूसरी लैंग्वेज में याद आती हैं। कभी आपको अंग्रेजी में याद आएगा कि अरे इसका तो ये बनता है। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि किसी के कोई व्यक्ति है कहीं काम करता है, उसके काम के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर काम करने ना अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति से अगर वो काम कर रहा है तो क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको लगेगा ना कि ये तो बहुत सरल है, तो उसका सब्स्टिट्यूट होगा ना? लेकिन अच्छी हिंदी में उसका शब्द याद आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम। और अगर आपका वो टाइम जाता है तो वो ओवरऑल टाइम कहाँ से कट रहा होता है, वो टाइम कट रहा होता है आपके एसे से या किसी दूसरे पार्ट से। क्योंकि ओवरऑल आपका ये जो पेपर है 100 नंबर का, ये केवल 2 घंटे का ही है, 120 मिनट का, और 120 मिनट में आपको 1000 वर्ड का निबंध भी लिखना है और साथ में संक्षेपण भी करना है। क्योंकि संक्षेपण में आप जानते हैं कि बहुत समय लगता है, एक पैराग्राफ होता है उसको हमको 1/3 में काटना होता है। खैर सीधी बात हम ये करना जा रहे हैं कि ये इस गद्यांश में लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। खैर ये आपको देखना है कि ये जो गद्यांश है ये आज हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि इसका जो संक्षेपण है वो आप तैयार करके हमको भेजिए। फिर हम कल आपको इसके बारे में इसका जो आंसर है ना, वो हम आपको लिख करके देंगे कि कैसे ये किया, लेकिन किस जो प्रोसीजर है वो हम सारा अभी बता देंगे आपको। जैसे आप देखिए, भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है। अनेक परिवर्तनों के बीच में परिवार की ये दृढ़ शक्ति बारंबार उमड़ती हुई दिखाई देती है।
परिवार की इस शक्ति का विघटन किसी भी प्रकार समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। भारतीय परिवार सामाजिक जीवन के क्षेत्र में मूल्यवान प्रयोग है। उसे सब तरह से बढ़ाना, पल्लवित और पुष्पित करना आवश्यक है। आजकल के संक्रमणी काल में तो परिवार के संगठन को और भी सुसंस्कृत करना आवश्यक है। कुल संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण है। जैसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुल है, वैसे ही भारतीय साहित्य की विशिष्ट कृति रामायण है। धर्म तत्व परिवार के प्रत्येक सदस्य के समक्ष कर्तव्य का संदेश लाता है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, जाति बंधु, जिनका परिवार से नाता होता है, वे सब कर्तव्य के ऋण में बंधे होते हैं। कर्तव्य द्वारा व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना का ही दूसरा नाम यज्ञीय भावना है। जहां व्यक्ति दूसरे के लिए अपने स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है, उसे जीवन को स्वर्ग बन जाता है। परिवार के प्रेममय वातावरण में सब सदस्य अपने कर्तव्य को पहचान करके उसका पालन करते हैं। दूसरों से छीन झपट कर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की बात वे मन में भी नहीं लाते। यही पारिवारिक जीवन का रस है। जहां एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है, वहीं आदर्श स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं और अधिकार की बात कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे उस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव की स्थिति में जो ना हो जाए सो थोड़ा है। ठीक है, ये पैराग्राफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जीआईसी मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही लेगा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न पत्र का पैराग्राफ है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल है कि हमने बना करके आपके सामने पेश कर दिया या कहीं किसी मैगजीन से ये उठा करके आपको दिया जा रहा है। ये सीधे क्वेश्चन पेपर से दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि ये जीआईसी मुख्य परीक्षा में नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जीआईसी मुख्य परीक्षा लिखित रूप से दूसरी बार हो रही है, तो स्वाभाविक है कि ये वहां का नहीं है। लेकिन कमीशन के पास जिस प्रकार के पैराग्राफ होते हैं, उन्हीं में से किसी पैराग्राफ को वो अपने प्रश्न पत्र में डाल देते हैं। तो ये आया हुआ एक पैराग्राफ है किसी परीक्षा में, तो स्वाभाविक है कि आपके लिए ये प्रैक्टिस करने का सही स्टैंडर्ड है ना, सही मानक नियत करता है कि कम से कम इस लेवल के जो पैराग्राफ हैं उनको आपको समझना आना चाहिए। और समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको अच्छी तरह से उसको लिखित परीक्षा में ना करना आना चाहिए। खैर, यहाँ पे पहली चीज़ तो इस पैराग्राफ की, जैसा हमने आपको पहले शुरुआत से ही बता रहे हैं कि सबसे पहले पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि पैराग्राफ का संदर्भ किससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपका जो पहला इसका एक प्रश्न होगा, इस पहले प्रश्न का जो एक उप प्रश्न होगा, वो शीर्षक से जुड़ा होगा। यानी आपको शीर्षक देना पड़ेगा और ये नंबर आपके हैं 4, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर का ये पहला क्वेश्चन होता है सामान्य हिंदी और निबंध वाले पेपर में, जिसमें कि 4 नंबर सिर्फ इसी बात का होता है कि जो आपने लिखा है इससे संबंधित जो शीर्षक है वो क्या है ना। तो शीर्षक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शीर्षक के लिए जरूरी है कि आप इसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़िए, जैसे अभी हमने पढ़ा, और इसी के आधार पर आप देखिए कि ये पूरा पैराग्राफ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है वो उसी को आप सोच लीजिए कि इसका शीर्षक है। हमने आपको कई बार बताया है, फिर से आपको बता रहे हैं कि शीर्षक एक शब्द का भी अच्छा होता है, 2 शब्द का, 3 शब्द का बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 5 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जितने कम से कम शब्दों में आप इसको बना सकें अच्छा है। अगर आप बढ़ाते हैं तो बढ़ा लीजिए, लेकिन हमने जैसा कहा कि 5 शब्द से ऊपर नहीं बढ़ाइए, क्योंकि फिर आपके जो अंक हैं उनके कटने की संभावना शुरू हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सारी बात जो है वो जो परिवार है ना, उसके महत्व को लेकर के बताया गया है कि शुरू से परिवार कितना महत्वपूर्ण रहा है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, संबंधों के लिए, और इस सब का जो प्रतीक है, इन सब के बारे में जो एक आदर्श परिवार को का जो कह सकते हैं कि वर्णन है, वो रामायण में है। और इसीलिए रामायण हमारा एक भारतीय समाज के, पारिवारिक समाज के लिए एक प्रतिनिधि ग्रंथ बन जाता है। तो खैर, यहाँ पर बेसिक ये है कि सब कुछ परिवार से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या बताता है, परिवार की आवश्यकता बताता है, परिवार का महत्व बताता है,
ये भारतीय समाज में परिवार का केंद्र बिंदु बताता है, परिवार की भावनाएं बताता है, परिवार के मूल्य बताता है। क्या चीज बता रहा है ये? तो आप ये कह सकते हैं कि ये बता रहा है एक प्रकार से परिवार का महत्व ना, कि भारतीय समाज में परिवार का महत्व क्या है ना, या पारिवारिक जीवन का महत्व ना, पारिवारिक जीवन का महत्व या परिवार का महत्व, या जीवन में परिवार का महत्व ना, जीवन में परिवार का महत्व, भारतीय समाज में परिवार का महत्व। इस तरह का कोई भी आप शीर्षक ले सकते हैं, और बहुत स्ट्रेट वे में कहें तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि परिवार का महत्व, ये आपका एक शीर्षक बन जाएगा। तो पहली रीडिंग में आपको सिंपली शीर्षक तो मिल ही सकता है, ठीक है। अब आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इस प्रकार के पैराग्राफ को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रीडिंग स्किल है और उसका जो परसेप्शन पकड़ने की जो स्किल है वो बढ़ जाएगी। और अगर कहीं स्किल आपकी डेवलप हो गई और साथ ही जो आपकी स्पीड है वो डेवलप हो गई, तो स्किल और स्पीड दोनों मिलकर के आपकी परीक्षा के लिए न केवल अंक ज्यादा लाने में सहायता करेंगे, बल्कि आपका जो टाइम है उसको भी बचाएंगे, है ना। तो आज का जो मूल मंत्र है वो है स्किल एंड स्पीड, दोनों चीजें। क्योंकि स्किल होना ही अकेले का पर्याप्त नहीं है। अगर स्किल आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपने काम करते करते 2 घंटे से ज्यादा का समय बिता दिया, तो कुछ ना कुछ प्रश्न छूट जाएंगे आपके। और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन आप बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो भले पेपर 2 घंटे के अंदर हो जाए लेकिन उसमें उतना सारतत्व तो नहीं रहेगा, उसमें उतना कह सकते हैं कि उसमें उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो ओवरऑल आपको बहुत अच्छे अंक दिला सके। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास क्या जरूरी है, खासतौर से संक्षेपण करने के लिए स्किल भी और स्पीड भी। तो अभी हम लोग स्पीड की बात ना करके स्किल की बात करते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो स्पीड तो आपकी तभी बढ़ेगी ना। और अगर आप सिर्फ समझेंगे तो आपकी स्किल तो बढ़ जाएगी लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो परिणाम ये होगा कि संक्षेपण तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ आपका पार्ट, चाहे व्याकरण का हो चाहे निबंध का हो, वो छूटेगा। अगर दोनों को आप करना चाहते हैं तो आप लगातार देखिए कि स्किल और स्पीड दोनों अच्छी आपकी हो। और वो आप जानते हैं कि किसी भी चीज की स्पीड वो हमेशा प्रैक्टिस से ही होती है ना। शुरू में जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको मालूम है कि आपकी स्पीड क्या रही, है ना। उस वक्त तो स्किल भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा स्किल जब आई तो उसके बाद आपने स्पीड पकड़ी होगी ना। उसके पहले कितनी बार गिरे पड़े होंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, एक बार गिरने के बाद छोड़ दिया होता, तो स्वाभाविक है कि आज तक आप नहीं सीख पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पर जो आपकी ललक थी साइकिल सीखने की, वही ललक, वही भाव आपको यहां पर लाना होगा। तो यहां पर हमने एक बार देखा और ये देख लिया कि जीवन में परिवार का महत्व या फिर परिवार का जो महत्व है, इसके बारे में ये बात करा। अब हम दूसरी जो वो करेंगे, रीडिंग करेंगे, उस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि इसका जो मूल भाव है वो भी समझें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आई हैं जहां पर कि आपको इसलिए समझना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपके जो दूसरे क्वेश्चन हैं, जैसे एक आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह रेखांकित किया गया होगा जहां पर आपको उससे जुड़ा हुआ जो मर्म है, उससे जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि जो उसका मूल तत्व है, जो इनहेरेंट है, उसके अंदर जो छुपा हुआ है, उसको आपको उजागर करना होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उसको उजागर तभी करेंगे जब आप शब्दों को समझेंगे। जैसे आपने देखा कि यहां पर बाकी बातें तो 4 लाइन तक ठीक ठाक चल रही हैं, है ना। यहां पर एक इडियम भी यूज कर लिया गया, पल्लवित और पुष्पित करना, जिसका मतलब होता है किसी चीज को विकसित करना, समृद्ध करना, बढ़ाना, है ना, उसको प्रोत्साहित करना। आजकल के संक्रमणी काल को आप मानते हो जहां पे संक्रमण हो, जहां पर ट्रांजिशन हो, है ना, जहां पर एक समय और दूसरा समय के बीच में एक प्रकार का ट्रांजिशन हो, जैसे कि आज का जो हमारा सूचना युग है। तो पहले की तुलना में हमारी जो यातायात परिवहन की स्पीड है, जो हमारे संसूचना के संप्रेषण की स्पीड है ना, ये सारी स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये एक प्रकार का क्या है, संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, यानी एक बदलता वक्त है। इस बदलते वक्त में परिवार के संगठन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कुल संस्कृत का महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये शब्द कुल संस्कृति, है ना, कुल और संस्कृत के बीच में हाइफन लगा हुआ है ना। आप व्याकरण में आगे पढ़ेंगे कि जहां पर हाइफन लगा होता है वहां पर तथा और एवं अथवा इस तरह की चीज जुड़ी होती है। ये आपको हमने
पिछले किसी वीडियो में हमने आपको शॉर्ट करते हुए जब संक्षेपण कर रहे थे, तो उस वक्त जब हम चीज़ों को छोटा कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई जगह इसका हमने प्रयोग किया होगा कि जहाँ पर हम किसी चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि या तो तत्पुरुष समास हो जाता है और या फिर होता आता है आपका द्वंद्व समास, है ना। तो द्वंद्व समास से तत्पुरुष समास को बीच में डालने से फायदा आपका ये होता है कि आपका जो बीच का एक कोई कारक चिन्ह होता है या योजक चिन्ह होता है, वो आपका काउंटिंग में कम हो जाता है। यानी आप अब जैसे यहां पर होता कुल और संस्कृति का, तो यहां पर और शब्द आपका बढ़ जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि कुल एक शब्द हुआ और दूसरा शब्द हुआ संस्कृत तीसरा शब्द, तीन शब्द आपको यहां पर यूज करने पड़ते हैं। लेकिन कुल संस्कृत लिख देने से क्या हुआ, न केवल आपका और कट गया, साथ में ये शब्द जहां पर ये हाइफन से जुड़ा हो, इसको जब काउंट करते हैं तो यहां पर आप उसको दो शब्द के रूप में नहीं बल्कि एक शब्द के रूप में काउंट करते हैं, है ना। अगर कोई एक संस्थान है, किसी चीज किसी का नाम है, तो वो जो पूरा नाम होता है वो एक ही शब्द माना जाता है, दो शब्द तीन शब्द चार शब्द नहीं, है ना। जैसे किसी भी, है ना, कोई नाम याद करिए, जैसे एक लेखक रहे हैं, बहुत अच्छे निबंधकार रहे हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब आपको लगेगा कि इसमें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तीन शब्द नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरा नाम एक ही है ना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ये तीन शब्द नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ चूंकि एक संस्था है तो ये कितना हुआ, एक शब्द। वैसे ही जहां कहीं भी इस प्रकार से हाइफन से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के योजक चिन्ह से जोड़ दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि ये योजक अगर लग गया है तो वो शब्द क्या हो जाएगा, एक। अगर ये योजक हटा दें तो यहां पर और, एवं, अथवा इस टाइप का कोई शब्द लाना पड़ेगा या फिर कोई कारक चिन्ह लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई शब्द आप यूज करें, आपको हम एक उदाहरण देके बता देते हैं। जैसे आपने एक शब्द यूज किया, राज पुरुष, है ना, या राज भाषा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, राजपुरुष के बीच में हाइफन हो सकता है, राजभाषा के बीच में हाइफन हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर सीधे सीधी बात की गई है कि राज काज की भाषा, यानी यहां पर क्या छुपा हुआ है, की, है ना। एक शब्द और लेते हैं, कहा जाए राज काज, बीच में हाइफन, क्या मतलब हुआ, राज और काज, है ना, या राज का काज, है ना। आपको मालूम है कि काज का मतलब होता है कार्य, है ना, राज का मतलब हुआ शासन प्रशासन, तो शासन और कार्य या फिर शासन का कार्य, ठीक है। इसको हमने सरल भाषा में क्या कर दिया, राजकाज। अब यहां पे देखिए ये सारे शब्द तीन तीन, इनकी काउंटिंग तीन तीन होगी, लेकिन इसकी काउंटिंग कितनी होगी, एक, ठीक है। इसी तरह से बहुत से शब्द होते हैं ना। तो राजा का पुरुष, जब शासन का कोई व्यक्ति ना, राजपुरुष, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे होता ना कि ये व्यक्ति कहां का है, ये प्रशासन का व्यक्ति है ना, ये शासन का व्यक्ति है, यह शासन की ओर किससे आया है। तो इस तरह से शब्दों को आप कम कर लेते हैं जब आप इस प्रकार का हाइफन लगा देते हैं। तो हाइफन लगाने का परिणाम यह होता है कि इससे या तो तत्पुरुष समास बनाया जाता है, और ज्यादातर जो इसका उदाहरण होता है वो किसका होता है, द्वंद्व समास का। अब आपके सामने यह समस्या आएगी कि आखिर अभी तो आपने समास पढ़ाया नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आप जानते हैं, हाई स्कूल तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो इतना तो आपको पता चलता है कि संधि और समास ये दोनों चीजें शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, है ना। जब जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि शब्द जुड़ जाएंगे तो उनकी जो काउंटिंग है, गणना है, वो दो की जगह पे तीन की जगह पर एक हो जाएगी, ठीक है। तो जब शब्द को जोड़ना आपको आ जाएगा तो आपको शब्द संख्या के अंतर्गत लिखना आ जाएगा,
और शब्द जोड़ने से आपको फायदा ये होगा कि आप जो है वो बड़े सहज तरीके से आप अपनी बात को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे, है ना। बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। और जब आपको इस प्रकार से बोलना या लिखना आ गया तो न केवल आपका फायदा उस होने वाला है निबंध में, न केवल फायदा होने वाला है संक्षेपण में, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कहीं किसी से बात भी करते हैं तो भी आप कम शब्दों में बड़ी बातें कर सकते हैं। तो कल को अगर किसी ऐसे परीक्षा में चले गए जहां आपका इंटरव्यू है तो उस साक्षात्कार के दौरान आप बातों को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बल्कि कम शब्दों में अपनी बात रख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो सामने वाला है वो मान के चलिए कि वो समझदार है। तो यहां पर जब हम समास पढ़ाएंगे तब ये डिटेल होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी जैसे कहा जाए ना कि रात और दिन, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या करें, रात दिन, बीच में हाइफन आ गया, है ना। माता पिता, भाई बहन, है ना, जो पैरा हम लोग कर रहे हैं उसी में ये सब शब्द आए हैं ना, पुत्र और पुत्री, माता और पिता, पति और पत्नी। अब वहां पे देखिए कहीं पर भी और शब्द का नहीं लगाया गया होगा, हर जगह हाइफन लगा दिया गया होगा, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, वो तीन शब्द, पति और पत्नी, बहन और भाई, तीन शब्द हो रहे हैं, लेकिन भाई बहन। अब रात और दिन, तीन शब्द हो जाएंगे, लेकिन रात दिन कर देंगे तो एक शब्द में काम निपट जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि आप जो है हमेशा कोशिश करिए कि इस प्रकार की चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर क्या कहा गया, कुल संस्कृति, ठीक है ना। कुल संस्कृति दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन, रामायण। कुल का मतलब क्या होता है, कुल परिवार को ही कहा जाता है ना। एक बड़े परिवार का जो के लिए जो शब्द आता है ना, जो ऋग्वेद से शुरू हो गया था, क्योंकि ऋग्वेद में परिवार शब्द नहीं आया था, वहां पर कुल शब्द ही आया था, बल्कि कुल भी नहीं आया था, कुलप शब्द आया था। कुलप से निकाल लिया गया कि भाई कुलप वो होता है जो परिवार का मुखिया होता है, तो कुल हुआ जो परिवार। तो कुल संस्कृति मतलब हुआ कि पारिवारिक संस्कृति, एक व्यापक जो हमारे पास संयुक्त परिवार होता है, एक बड़ा परिवार होता है। परिवार के अंतर्गत केवल ऐसा नहीं होता कि पति पत्नी और बच्चे आते हैं, परिवार के अंदर माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उनके बच्चे, उसके अलावा और नाते रिश्तेदार, मित्र संबंधी, ये सब एक जो परिजन होते हैं, ये सब परिजन कुल के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया कि कुल और संस्कृति दोनों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण। केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का प्रत्येक सदस्य के समकक्ष, ये देखिए आगे ये इन्होंने कहा, जैसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुल है, वैसे ही भारतीय साहित्य की विशिष्ट कृति रामायण है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण से भी रामायण इंपॉर्टेंट है, परिवार के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, और जो ओवरऑल समग्र हमारी संस्कृति है ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ये कर्तव्य बोध कराता है। अब यहां पे देखिए, माता पिता नहीं, माता और पिता नहीं कहा गया, बीच में हाइफन लगा है, पति पत्नी में हाइफन लगा है, पुत्र पुत्री में हाइफन लगा है, भाई भाई बहन में हाइफन लगा, जाति बंधु में हाइफन लगा है। कितनी बड़ी बड़ी बातों को इन्होंने हाइफन लगा लगा करके जोड़ दिया है और अपने शब्दों को बचा लिया है। आप सोचिए कि जहां पर जो परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र है, वो परीक्षा के प्रश्न पत्र में ही इतना उन्होंने शब्दों को बचा रखा है, तो आपकी क्या स्थिति होगी, आपको तो इसमें भी ज्यादा बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है आपको कि हर चीज को जो उसका भावार्थ है वो समझना है। तो कुल और संस्कृति यानी परिवार और ओवरऑल समाज दोनों के लिए रामायण महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण प्रत्येक सदस्य के लिए वो कर्तव्य का संदेश लाता है, क्योंकि कर्तव्य के ऋण से सब लोग बंधे होते हैं ना। कर्तव्य द्वारा व्यक्ति की सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना ही दूसरों के नाम यज्ञी भावना, देखिए यहां पर शब्द क्या है, यज्ञी भावना। यज्ञी भावना क्या होती है ना, तो आप जानते हैं, ये तो आपने तो आपको आइडिया ही होगा कि आप जानते हैं कि यज्ञ क्या होता है ना। यज्ञ होता है जिसमें कि हम आहुति देते हैं, जलती हुई अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो उस प्रकार, या हवि देते हैं तो उस प्रकार की जो हवि होती है, वो हवि ना वो बहुत पवित्र मान करके माना जाता है कि वो देवताओं तक पहुंचती है। इसी को यज्ञ कहा जाता है। तो इसका मतलब कि यज्ञ का मतलब क्या हुआ, जब कहा जाए यज्ञी भावना, तो यज्ञ का मूल जो उसके पीछे जो मूल तत्व है वो क्या है, वो तत्व है समर्पण का, है ना, त्याग का, बलिदान का। जैसे आपने जीएस में पढ़ा होगा कि यज्ञ में बलि दी जाती थी, तो बलि का मतलब ये नहीं होता कि किसी बकरे को काट दिया, है ना।
बलि का मतलब हुआ कि जहां पर आपका जो हिस्सा है उस हिस्से से कुछ हिस्सा उसको त्याग देना, है ना। तो ये त्याग का सिंबल है, प्रतीक है ना। ये समर्पण का प्रतीक है, पूरी तरह से अपना आपको समर्पित कर देने का प्रतीक है। ये बलिदान का प्रतीक है ना। आत्म बलिदान का प्रतीक है। अब आत्म जो बलिदान होता है उसमें सर्वोच्च बलिदान तो होता है अपनी जान देना, लेकिन सर्वोच्च बलिदान के अलावा भी तो आप बीच बीच में बलिदान करते हैं। जैसे आपने कहा कि अपने मित्र के हित के लिए आपने अपना हित बलिदान कर दिया, अपने परिवार के हित के लिए आपने अपना हित बलिदान कर दिया। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि ये आपका क्या है, ये आपका कर्तव्य है। तो जब आप अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अपने अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, तो जो आप छोड़ते हैं, अपना अपना अधिकार छोड़ते हैं, अपने अधिकार की तरफ ध्यान न दे करके अपनी सेवा या जो समर्पण है वो आप प्रस्तुत करते हैं, तो वो ही आपकी यज्ञी भावना है। तो यज्ञी भावना मतलब त्याग की भावना, समर्पण की भावना, बलिदान की भावना, अपने अधिकारों को छोड़ करके अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देने की भावना, दूसरों को की सेवा करने की भावना, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की भावना। अब आपको लगेगा कि अगर हम सबका लाभ पहुंचाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ध्यान से सोचिएगा। अब सभी लोग ये सोचने लगेंगे दूसरे का लाभ हमें करना है, तो कोई आपके लिए भी तो सोचेगा, अपने आप सोचेगा। आपको लगता होगा नहीं सोचेगा। अगर हर आदमी दूसरे के लिए काम करता रहेगा तो स्वाभाविक है कि सबके लिए अपने आप काम हो जाएगा जो उसके लिए हितकारी होगा, है ना। जब सभी दूसरों को ही दूसरे का भला करेंगे, सब लोग दूसरे के लिए ही काम करने लगेंगे, तो कोई दूसरा ऐसा भी तो होगा जो आपके लिए कर रहा होगा, क्योंकि आप भी तो अपने लिए हैं, आप स्वयं, लेकिन साथ में आप पर भी हैं। तो हमारे अंदर यानी जो भी व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, स्व और पर। ठीक है, हम केवल स्व के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, हम कभी भी पर या परार्थ के बारे में नहीं सोचते। यहां से कहता परार्थ यानी दूसरों के लिए, यहां से क्या हुआ, स्वार्थ यानी अपने लिए। ठीक है, ये क्या है, अपने लिए, और ये हुआ दूसरों के लिए। ठीक है, समानता लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। तो जब सभी लोग अपने अपने लिए करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक दूसरे के हितों के बीच में टकराव होने लगता है, और उस टकराव के कारण तमाम प्रकार के जो जैसे होता है ना, दो तार अगर आपस में जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है स्पार्किंग होगी तो आग लग जाएगी। तो यहां पर एक प्रकार से टकराव होता है हितों का, और टकराव के कारण फिर तमाम प्रकार के संघर्ष सामने आते हैं ना, छीना झपटी सामने आती है, एक दूसरे के ऊपर जो है किसी भी प्रकार से ना अपनी सर्वोच्चता को साबित करने का जुनून शुरू हो जाता है, और उसी का परिणाम ये होता है कि पूरे समाज का जो वातावरण है वो युद्धमय हो जाता है, वो एक संघर्षमय हो जाता है। तो उसका व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षमय हो जाता है, साथ में समाज का जीवन भी संघर्ष, सामाजिक जीवन भी संघर्ष, यानी आप अपने परिवार में भी और समाज में हर जगह सिर्फ संघर्ष द्वंद्व और द्वंद्व ही देखते रहेंगे। लेकिन जब सब दूसरों के लिए करने लगेंगे तो आपका एक स्फीयर, आपका एक पक्ष पर भी है, क्योंकि आप अपने लिए तो खुद हैं लेकिन दूसरे के लिए आप पर आए हैं। तो वैसे ही जब आपका दूसरा पक्ष पर है, आप पराये के लिए कर रहे हैं, तो कोई दूसरा भी अपने लिए नहीं पराये के लिए कर रहा होगा, और आप भी सबके पराये हैं। मजे की बात यह है, यहां पर देखिए अब दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट खुलने जा रहा है, वो ये कि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो सोचिए कि आप अपने लिए तो केवल अकेले हैं, है ना। यहां पर तो आप केवल अकेले हैं ना, जब स्व के बारे में सोचते हैं तो आप कैसे हैं, केवल अकेले हैं। लेकिन जब आप पर के रूप में होते हैं तो आप अकेले ही नहीं होते हैं, बल्कि दूसरी तरफ सारी दुनिया होती है और सबके लिए आप पर आए हैं, क्योंकि आप अपने आप को छोड़कर के बाकी सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके लिए आप क्या हैं, पर हैं। तो सोचिए कि कितनी ज्यादा जो ताकत है वो आपकी तरफ आ रही है ना? जबकि आप अपने लिए कुछ करते हैं तो केवल आप अपने लिए करते हैं, केवल अकेले होते हैं, अकेले ही प्रयास कर रहे होते हैं। और जब आप अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं बल्कि दूसरे आपके लिए कर रहे होते हैं, तो सोचिए कि सारी सारी जो दुनिया है वो आपके बारे में सोच रही होती है। ऐसा ही अगर आप करेंगे तो वैसा उधर सामने से मिलेगा, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमको फल मिलता है। इसलिए रामायण में ये बताया गया कि भाई परार्थ के लिए करिए, कर्तव्य बोध के लिए करिए, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे।
क्योंकि जब सभी लोग अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो जो दूसरे कर्तव्य करेंगे तो वो आपका अधिकार होगा, और जो आप अपना कर्तव्य करेंगे वो दूसरे का अधिकार बन जाएगा। इस श्रृंखला में किसी प्रकार का व्यत्यय, किसी प्रकार की टूटन, किसी प्रकार की विशृंखलता, किसी प्रकार का जो बदलाव है वो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और ओवरऑल संस्कृति के लिए भी नुकसानदायक है, कुल के लिए भी और संस्कृति के लिए भी नुकसानदायक होगी। लेकिन जब सभी लोग सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ कर्तव्य के बारे में सोचेंगे, तो सबका जो अधिकार है वो अपने आप परिपूर्ण होता चला जाएगा, अपने आप अधिकार मिलते चले जाएंगे। वो सहजता बनाएगा, समरसता बनाएगा, और वो वास्तव में पूरे जीवन को, संस्कृति को भी सरस बना देगा। इसी तरह की बातें आपको इसमें समझाई गई हैं आगे, क्योंकि अभी हमने जो आपको बताया वो आपको थोड़ा एक फिलोसॉफिकल या बड़ा धार्मिक टाइप का लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन देखिए यही बात आगे इन्होंने बताई कि ये रामायण क्या है, ये प्रत्येक सदस्य के समक्ष कर्तव्य का संदेश लाता है ना। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ना जाति बंधु, सब परिवार से जिनका नाता होता है वे सब कर्तव्य के ऋण से बंधे होते हैं। कर्तव्य द्वारा व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना का ही दूसरा नाम यज्ञी भावना है, यानी समर्पण की भावना है, सेवा की भावना है ना, त्याग की भावना है। जहां व्यक्ति दूसरे के लिए अपने स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है उसका जीवन वो स्वर्गमय हो जाता है, और परिवार के प्रेममय वातावरण में सब सदस्य अपने कर्तव्य पहचान करके उसका पालन करते। दूसरे की छीना झपटी में अपने लिए कुछ प्राप्त करने की बात अगर वो मन में नहीं लाते तो यही पारिवारिक जीवन क्या बन जाता है, जीवन का रस है, यानी ये जीवन को सरस बना देता है। और जितनी बातें अभी आपको जो धार्मिक उपदेश लग रहा था वो सारी बातें आपको रेखांकित में लिखनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बताया गया, जहां एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है यही आदर्श स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हम अपने प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं और अधिकार की बात कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे उस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न हो जाता है, और इस तनाव की स्थिति में जो ना हो जाए सो कम है। यानी कितना भी द्वंद्व हो सकता है समाज में, परिवार में, और एक प्रकार के संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए सोचने लगेंगे, दूसरों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि केवल और केवल अपने अधिकार के बारे में सोचेंगे। जब हम अपने अधिकार के बारे में सोचेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि हर जगह से छीना झपटी करेंगे, और जब हम छीना झपटी करेंगे तो संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, है ना। कहीं भी आप अगर ताकत लगा करके खींचेंगे तो उसकी तरफ, है ना, उतनी ही प्रोपोर्शनेट अपोजिट फोर्स भी लगेगी। लेकिन अगर हम ऐसा ना करके सिर्फ देने की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, सहायता की बात करें, तो स्वाभाविक है कि दूसरे भी आपके लिए ऐसा करेंगे, और ओवरऑल इस प्रकार से जो जीवन है वो सरस हो जाए। ठीक है, इसी तरह की बात का जो आदर्श है वो रामायण में प्रतिपादित किया गया है। तो इस पूरे पैराग्राफ में रेखांकित का जो व्याख्या है वो भी बड़ी सहजता से आप कर पाएंगे। और इसके बाद फिर आप ये सारे शब्द, पूरे पैराग्राफ के सारे शब्द को काउंट कर लीजिए, और काउंट करने के बाद जो इसका 1/3 होता है, जो इसका 1/3 हिस्सा होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये पूरे पैराग्राफ को देखिए तो ये, है ना, 200 प्लस यानी 203 के आसपास शब्द आएंगे, और अगर ये 203 शब्द आते हैं तो स्वाभाविक है कि इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये आपका बन जाएगा लगभग 67-68 वर्ड, है ना। 67 से 68, 67 to 68 शब्दों के बीच में आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 67-68 शब्दों में आपको ये पूरा पैराग्राफ संक्षिप्त करना होगा। अब इसमें जैसा हमने आपको बताया था कि इसमें प्लस माइनस 3 शब्द, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे आप 65 वर्ड में कर डालिए, चाहे आप मैक्सिमम 70 वर्ड करिए, तो कुल मिलाकर के हमारा रेंज का निकल के आया 65 से 70 शब्द के बीच में इसका संक्षेपण करना है। इतना समझने के बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसको हम आपको पहले से बता रहे हैं कि इसका आंसर हम आपको कल देंगे। आज आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपको इंस्टाग्राम का अभी हमने आपको नंबर बताया ना, जो आपको हेल्पलाइन नंबर बताया, इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके आप इस तरह की चीज़ें डालिए, या अगर आपको जिज्ञासा है या लिखते समय आपको दिक्कत आ रही है तो जरूर पूछिए। वो नंबर फिर से एक बार हम आपको बताते जा रहे हैं, 92
649 15,953 है ना, 92,649 92,649 15,953 ना, 92,649 15,953। इस फोन पर आप कांटेक्ट करिए, या फिर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या अगर आप अपना आंसर देते हैं तो इस नंबर पर 92,649 15,953 पर आप भेजिए और उस पर हम आपको उपलब्ध रहेंगे। उस पर हम आपको इससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं उसका शमन करेंगे, उसको बताएंगे। और उसके बाद फिर हम कल के क्लास में बाकायदा इसको 1/3 में आपके सामने करके दिखाएंगे। लेकिन तब तक आपके लिए जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप ये कैसे 1/3 में लाएंगे। तो 1/3 में लाने का तरीका ये होता है कि जितने भी इसमें उदाहरण दिए गए हों, जितने भी इसमें कहावतें या लोकोक्तियां दी गई हों ना, मुहावरे दिए गए हों, उदाहरण हों, कहावतें या मुहावरे हों, या पुनरुक्ति हो। पुनरुक्ति का मतलब होता है कोई चीज अगर बार बार कही गई है, वही बात को फिर से दूसरे शब्दों में रिपीट कर दिया गया हो, तो रिपीटेशन हो। तो कोई रिपीटेशन हो, इलस्ट्रेशन हो, या फिर किसी प्रकार के फिर इडियम या फ्रेजेस हो, है ना। इस तरह की जितनी चीजें होती इनको काट दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। और जो भी लाइनें हैं उनमें जो इनके हटाने के बाद जो लाइनें बचती हैं, उन लाइनों को का जो भाव है वो उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में, यहां पे हमेशा ध्यान रखिए संक्षेपण में क्रम बहुत जरूरी होता है। क्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आम के बाद इमली लिखी है ना, तो आम के बाद इमली ही लिखेंगे, आम के बाद अमरूद नहीं लिख देंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्रम लिखा हुआ है आम इमली अमरूद, तो हमेशा आम के बाद इमली ही लिखेंगे, आम अमरूद इमली नहीं लिख देंगे, है ना। जैसे लिखा गया ना कि पल्लवित और पुष्पित, तो ऐसा नहीं कर सकते पुष्पित और पल्लवित, है ना। अपने से कोई सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे, ना तो शब्दों का, न ही भाव का, है ना। तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। लेकिन फिर कम कैसे करेंगे? कम करेंगे अपने शब्दों में, मतलब कि जो शब्द पैराग्राफ के हैं उनको न लेकर के अपने जो शब्द हैं उनका प्रयोग करिए। जैसे कहा गया कि जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा है, देखिए हम आपको क्लियर कर देते हैं फिर से एक बार ताकि आपको आइडिया लग जाए। कहा गया इसमें कि भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है, ठीक है ना। भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है, तो इसका मतलब हुआ कि परिवार, है ना, समाज की ताकत का आधार है ना। समाज की ताकत का आधार परिवार है। तो समाज की ताकत का आधार, यहां पे शक्ति को ताकत कर दिया, है ना, और स्रोत को आधार बना दिया, तो उसका आधार परिवार है। अनेक परिवर्तनों के परिवार की यह दृढ़ शक्ति बारंबार उमड़ती दिखाई देती है। इसका मतलब हुआ कि तमाम बदलावों के बाद भी, है ना, परिवार की शक्ति निरंतर है। इस शक्ति का विघटन किसी प्रकार समाज के लिए हितकारी नहीं है ना। पारिवारिक विघटन, अब पारिवारिक विघटन के बीच में हाइफन लगा लीजिए, तो क्या मतलब होगा? परिवार का विघटन। तो पारिवारिक विघटन में हित नहीं, पारिवारिक विघटन सबके अहित में है ना। इस तरह से आप अपने शब्दों में जो पैराग्राफ है उसको छोटा करते चले जाएंगे ना। तो पैराग्राफ को छोटा करने का तरीका यही होता है कि कैसे आप उन्हीं बातों को उसी क्रम में सिर्फ संक्षिप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप पैराग्राफ अच्छी तरह से लिख लेंगे। अगर आप ये पैराग्राफ लिख लेते हैं तो फिर जैसा हमने कहा कि आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, किसी प्रकार की हेल्प के लिए, जो हेल्पलाइन नंबर है 92,649 15,953, इस पर कांटेक्ट करके अपना जो आंसर है वो भेजिए और इसी प्रैक्टिस को बारंबार निर्वाह करने की कोशिश करिए। तब जाकर के आप की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो धीरे धीरे सामने आएगा।
तो चूंकि ये क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाई, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रहा है, कुछ जो टेक्निकल इश्यूज थे उसके कारण, है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल से हम लोग ऑनलाइन अपने टाइम पर 9 बजे के समय पर मिलते रहें, और ताकि आपकी जो क्लास है वो चले। और जब आप सामने होते हैं तो वो पढ़ने पढ़ाने का जो एक माहौल होता है वो अलग ही बनता है ना। तो आज फिलहाल यहीं तक। कल हम लोग जब ऑनलाइन होंगे तो इसका आंसर भी देंगे, और साथ ही साथ आपको आगे कैसे और मार्क्स बेहतर ढंग से अर्जित कर सकें इसके लिए भी मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू आज के लिए।